वंदे मातरम साथियों, मैं भाटिया आश्रम से मनोज चौहान इंग्लिश के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के न्यू सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी रिसेंटली जो है एक पेपर एग्ज़ाम जो हमारा है वो हो चुका है, और इसके बाद में जस्ट बाद में 307 पोस्टों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। और उसी के साथ में क्या है कि हमारा जो न्यू सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश सेकंड पेपर का, वो जो है वो आरपीएससी आयोग ने जारी कर दिया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं और क्या चीज़ किस लेवल की है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि इसके माध्यम से छात्रों को इस मैटर पर पकड़ बनाने में आसानी रहे, उनको मालूम पड़े कि कौन सा मैटर जो है किस लेवल का है और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बहुत बढ़िया बता दूंगा कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस जो है, हालांकि इसमें ग्रेड सेकंड के कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो पोइट्री सेक्शन की, तो ये पोइट्री सेक्शन में पोइट्रीज बड़ी हैं, लेकिन पोइट्री बहुत आसान है एक दो टॉपिक्स को छोड़ करके, जो काफ़ी, जैसे हमारे वेस्टलैंड था बहुत लंबा था, लेकिन उस वैसी चीज़ों को छोड़ करके हम देखें तो ओवरऑल जो है सिलेबस में जो पोइट्री वाला एरिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आनंददायक है, जॉयफुल है ये। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं आपको जो इसमें बता दूं, शानदार बात यह है कि पेपर में जो पोइट्री सेक्शन में ऐड किया गया है वो आपको मैं बढ़िया तरीके से बता दूं कि जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे उस समय कॉलेज के लिटरेचर पार्ट में, लिटरेचर वाली क्लासेस के अंदर जो लिटरेचर में पोइम्स वगैरह लगती थी, वो पोइम्स उठा करके इस बार जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने इसमें डाली है। एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो पुराना सिलेबस जो था 2000 के आसपास, 3 के आसपास का टाइम का, वो सिलेबस जो है इन्होंने वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल में जो है वो इन्होंने डाला है। और मोस्टली इसमें जो है हमारे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और स्पेशली बीए थर्ड ईयर की जो पोएम्स थी उनको डाला गया है। इसके अलावा जो है बाकी कुछ पुरानी पोएम्स जो हैं वो 12th क्लास की भी डाली गई है। 12th क्लास में आपको बता रहा हूँ, जी हाँ, 12th क्लास बोर्ड की 12th क्लास में कभी 2-3 पोएम्स मैं देख रहा हूँ इसमें, वो उसमें लगती थी और वो आपके फर्स्ट ग्रेड के इस ऑप्शन में डाल दी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो है पोएट्री सेक्शन जो है काफ़ी सामान्य है, विशेष कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर। हाँ, लेकिन ये है कि आपको नया है सिलेबस, तो पढ़ने में थोड़ा सा क्या एक बार लगेगा कि हम लोग फिर से जीरो पे खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। डोवर बीच वगैरह जो भी हैं अभी बात करेंगे इसके ऊपर। फिर हम आते हैं प्रोज सेक्शन पर। प्रोज सेक्शन हमारा जो है इसमें भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें 3-4 जो हमारे एसेज हैं, जैसे हमारे पास में है बेकन का पहले ऑफ स्टडी था जो अब ऑफ ट्रुथ में चेंज हो गया है। और इसके बाद में बीए फाइनल ईयर, हमारे समय के बीए फाइनल ईयर में रिचर्ड स्टील का स्पेक्टेटर क्लब्स जो है, विलियम हनीकॉम जैसे कैरेक्टर जो है इसके अंदर, उस पर क्वेश्चन आता था और ये बहुत शानदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये शानदार ये लगाया गया है। चार्ल्स लैम का मॉडर्न गैलेंट्री जो है ये भी उसी समय का है। और इसके अलावा जो है एक एम.के. गांधी और टी.एस. इलियट का जो मैटर है ये भी शानदार क्वेश्चन है। पुराना है मैटर, ये कुछ नया केवल सिलेबस में आया है, लेकिन ये मैटर काफ़ी ज़्यादा पुरानी लिटरेचर की बुक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में हम चलो इसके बाद बात करते हैं। हाँ, एक ये बात समझ में आती है देखकर इसको कि इसमें ग्रेड सेकंड के जो एजेस हैं और जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है, तो थोड़ा सा सिलेबस जो है लेंथी जरूर हो गया है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें ऐड की गई हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस सिलेबस को पिछले सिलेबस से कंपेयर करते चलेंगे कि पिछले सिलेबस में क्या था और इसमें नए में क्या जोड़ा गया है। सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर। ये हमारे पास में है यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर। ये टॉपिक जो है हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में पहले भी था, ये फर्स्ट ग्रेड में पहले भी टॉपिक था, ये पिछली फर्स्ट ग्रेड में था, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं बदला है। टेंसेज, ये पिछला टॉपिक है हमारे पास में। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये भी टेंस का ही पार्ट है, तो इसको पिछले में ही मानेंगे। प्रेपोजिशन जो है पिछला टॉपिक है। मॉडल एक्सोरीज जो है पिछला टॉपिक है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लास्ट सिलेबस का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है जिसमें पैसिव वॉइस नरेशन वगैरह आती है, तो ये 3 पार्ट जो है ये पिछले ही हैं।
फ्रेजल वर्ब जो है वो भी दोस्तों पिछला टॉपिक ही है, इसमें कुछ नहीं बदला है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोवर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है कि लास्ट पिछले सिलेबस का टॉपिक ही है। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ये भी लगभग जो है लास्ट आरपीएससी के सिलेबस का ही ये हमारा टॉपिक है। बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये अगर अलग से आता है तो ये एक जो है नया टॉपिक माना जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे हैं तो इनको हमें डेली कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। इसमें हमें इसके लिए एक सीक्वेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत है जिसमें ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में एंटोनिम सिनोनिम पिछला टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पिछला टॉपिक ही मान सकते हैं क्योंकि टेंस के हिसाब से ही है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है दोस्तों, बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है ये ग्रेड सेकंड से उठा के दिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रेड सेकंड में था ये। मुझे अभी एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि शायद ग्रेड सेकंड का सिलेबस भी चेंज हो, ऐसा मुझे अंदेशा है, तो हो सकता है आपके सामने आ जाए। उसके बाद में स्पोका जो है ये भी ग्रेड सेकंड का टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक जो है काफ़ी नए हैं और थोड़े डीप भी हैं, तो ये थोड़ा सा आपका थोड़ा समय ले लेंगे पढ़ने में इसका, लेकिन ये हार्ड नहीं है। अब चलते हैं इस पूरे सिलेबस के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट एंजॉइंग इंटरेस्टिंग पोइट्री सेक्शन पर। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आई हैं दोस्तों। आपको एक बहुत बड़ी लाइन, एक बहुत बड़ी लंबी लेंथ जो है सिलेबस में वो दिखाई देगी, जिसमें कम से कम 20 से 21 पोइट्री जो है डाल दी गई हैं। सिलेबस लेंथी हुआ है लेकिन सिलेबस जो है वो हार्ड नहीं हुआ है, ये जहाँ तक मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। सिलेबस हार्ड नहीं हुआ है, सिलेबस लेंथी हुआ है, हार्ड नहीं हुआ है। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ ग्रेजुएशन लेवल की सबसे पहली पोइट्री। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। ये शैल आई कंपेयर टू दी विलियम शेक्सपियर की पोएम है। ये कभी किसी ज़माने में बीए फर्स्ट ईयर में पोएम लगा करती थी। बीए फर्स्ट ईयर की बुक की पहली पोएम, मैं ये और बोल रहा हूँ, देखो आपको पहली या दूसरी पोएम जो है वो ये थी, मुझे ध्यान अभी भी। तो बहुत ही सिंपल सी पोएम है, कोई विशेष बात इसमें है नहीं। अच्छी पोएम है, इंटरेस्टिंग पोएम है, मतलब पूरा मैटर जो है वो एकदम जुड़ करके आपस में जो है वो इंटरवुवन होकर के आपके सामने आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये जो जॉर्ज मिल्टन का सबसे फेमस जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, ये मोस्टली जो है ये पढ़ा जाना चाहिए। मोस्टली कई यूनिवर्सिटीज़ में ये एमए के अंदर लगता है और इसका कुछ पार्ट लगता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। एक लिटरेचर वाले स्टूडेंट को ये जानना काफ़ी अच्छा है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है तो बहुत बड़ा, ये 2 इसके पार्ट हैं, ठीक है। ऐसे तो ये 6 भागों में है लेकिन 2 पार्ट हैं इसके, पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज रीगेन्ड है। तो पैराडाइज लॉस्ट की 1 से 124 जो लाइनें हैं, 1 to 124 लाइन्स जो हैं वो दिया गया है। आपको पता होगा इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि थीम यही है अपने मिल्टन की कि जो ईश्वर के खिलाफ जो है जाएगा उसे प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ेगा। ये इसका जो है वो थीम है। इसके बाद में थर्ड पे चलते हैं हम लोग। जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का ये व्यक्ति है और फाउंडर भी है, हमको पता है। तो इसकी बेटर माई हार्ट जो है, ठीक है, ये एक बड़ी कॉमन सिंपल सी पोएम है, ज़्यादा कोई विशेष लंबी पोएम है नहीं, अच्छी पोएम है, पढ़ने वाली पोएम है, सामान्य चीज़ है बिल्कुल, आपको इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद में, इसी के बाद के एक हमारे और मेटाफिजिकल पोइट हैं जिसका नाम है एंड्रयू मार्वेल। इसी की मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के ही ये पोइट माने जाते हैं। तो इनका जो है बहुत ही फेमस इनका जो पोइट्री है जिसका नाम है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, ये आपके ग्रेड फर्स्ट में ऐड किया गया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं आपको बात कर रहा हूँ 5 नंबर पोएम की। बड़ी ही मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है, अच्छी तरह याद है। इस पोएम का एक नाम और भी है, ठीक है। जॉन ड्राइडन की ये पोएम जो है, इसका एक नाम किसी म्यूज़िक के नाम पर जुड़ा हुआ नाम है इसका, वो मुझे अभी इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर फीस्ट है, ये जो है एक ऐसी पोएम है जिसमें म्यूज़िक के असर को बताया गया है। म्यूज़िक के असर के बारे में बताया गया कि किस म्यूज़िक के जिसको बोलते हैं टोन से किस पर क्या असर पड़ता है, ऐसा कुछ इस पोएम में बताया गया। और ये बीए फाइनल ईयर की पोएम है। कभी किसी ज़माने में सन 2000, 2003, 4, 5 में ये पोएम बीए फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में लगती थी। तो कोई थोड़ी सी अच्छी पोएम है, लेकिन हल्की सी हो सकता है कि आपको हल्की सी लंबी लगे। इसके अलावा इसमें कोई विशेष खास बात
मुझे तो नहीं लगती क्योंकि मेरी पढ़ी हुई है। 6 नंबर जो हमारी पोएम है ये वर्ल्ड की, ये 6 नंबर जो है थॉमस ग्रे पोएट जो है, ये ग्रेड हमारे अपने जो है उस समय लास्ट टाइम में सन 2000 के आसपास ग्रेड्स बीए सेकेंड ईयर के अंदर जो है, जो हमारा रोमांटिक एज था उसके पहले वाला टाइम में रोमांटिक एज के कुछ पोएट्स उठाए गए थे, उससे थोड़ा सा पहले वाले टाइम के पोएट उठाए गए थे। तो थॉमस ग्रे जो है उसकी ये एलिजी है कि ये एलिजी जो है, और ये वर्ल्ड की 5 फेमस एलिजीज में से एक है। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च चार्ट जो है वर्ल्ड की 5 फेमस एलिजीज में से एक है। तो ये भी बहुत अच्छी पोएम है और बहुत शानदार एक फिलोसफिकल आइडिया देने वाली पोएम है। अच्छा मैटर है, इसमें आपको बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत शानदार चीज़ें आएंगी और ये पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये 7 नंबर जो है ये भी रोमांटिक एज का ही पार्ट है, जिसमें वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी नाम से पोएम है। ये तो पूरा नाम लिख के दिया इन्होंने, मोस्टली कई जगह जो ये इतने नाम से ही बुक में आती है या सिलेबस में दी जाती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी रोमांटिक नेचर पोएट है, ये इसकी बढ़िया पोएम है, इसमें हमको डरने की बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छी पोएम है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे रोमांटिक एज बीए सेकेंड ईयर की पोएम है जिसका नाम है ओड टू नाइटिंगेल। जैसे हमारे पिछले सिलेबस में ओड ऑन ग्रेशन अर्न था जॉन कीट्स का, उसी प्रकार से ओड टू नाइटिंगेल नाम से पोएम है। बहुत ही फेमस पोइट्री है, ये बहुत ही फेमस पोएम है और इस पोएम के बिना जॉन कीट्स को हम एज ए नेचर पोएट को कल्पना ही नहीं कर सकते, ये इतनी शानदार पोएम है। तो ये भी एक आपके सामने बहुत ही शानदार पोएम, इंटरेस्टिंग पोएम है और पढ़ने वाले को बहुत आनंद आने वाला है, इसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जैसे हमारे पिछली बार रॉबर्ट ब्राउनिंग था, उसी इस बार भी क्या है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, पिछली बार की पोएम आपको याद होगी, पिछले सिलेबस में माई लास्ट डचेस नाम से पोएम थी, इस बार जो पोएम डाल दी, चेंज कर दी है, वो कर दी है एंड्रिया डेल सर्टो। ये भी क्या है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। ठीक है, एंड्रिया डे सल्ट्रो भी क्या है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि माई लास्ट डचेस से लंबा है, हल्का सा, थोड़ा सा ये पोएम थोड़ी सी बड़ी है और कुछ नहीं है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में ये नई पोएम्स है सारी। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है, मैथ्यू आर्नोल्ड की डोवर बीच जो है बहुत ही शानदार पोएम है, जिसमें कि खोए हुए दोस्तों और खोए हुए प्रेम को पाने के लिए उनकी इंटेंसिटी जो है उनसे जुड़ी बातें जो है डोवर बीच में बताई गई हैं। तो ये भी क्या है कि बीए सेकेंड ईयर में और बीए फाइनल में, कई यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर में और कई में थर्ड ईयर में ये पोएम जो लगती थी। तो पिछली पोएम है, सन 2000 के आसपास ये हमारा सिलेबस हुआ करता था। उसके बाद में टीएस इलियट जो है, टीएस इलियट की द हेलो मैन जो है, ये कभी हमारी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये कभी पोएम में कभी हुआ करती थी, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये भी एक पुरानी पोएम है। W.B. येट्स जो है, ये हमारी बीए मॉडर्न एज के अंदर जो है, मॉडर्न एज जो है उसमें हमारा W.B. येट्स जो है उसकी ये पोएम हमारे MDS सिलेबस जो था, महर्षि दयानंद सरस्वती जो यूनिवर्सिटी थी, उसके बीए फाइनल ईयर में ये पोएम जो है मेरे टाइम में लगा करती थी। मैंने खूब ध्यान से बढ़िया इसमें खूब पढ़ा है इसको। इसमें एक ऐसे जंतु का जिक्र है जिसमें कि जो आधा नर है और आधा जानवर के रूप में है, और जो मतलब क्या है कि पृथ्वी की संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कुछ इसमें मुझे याद आ रहा है। तो वो है, अच्छी पोएम है और इंटरेस्टिंग बहुत है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे पास में 2010 के बाद का सिलेबस जो है, 2008 के बाद का सिलेबस जो है बीए का, वो हमारे सामने जो रिवाइज होकर आता है। उसमें देखिए हमारे पास में एक अमेरिकन पोएट जो है वॉल्ट विटमैन, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोएट है वॉल्ट विटमैन, और बहुत सारी इसकी पोएम जो है वो हमारे बीए फाइनल ईयर में लगती थी। अमेरिकन लिटरेचर से ये बात आ रही है, ये अमेरिकन लिटरेचर का पोएट है। ठीक है, तो अमेरिकन लिटरेचर का ये वॉल्ट विटमैन जो है, इसकी बहुत सारी पोएम्स हैं, बिर्चेस है और मेंडिंग वॉल्स है, अच्छी पोएम्स हैं। तो ये भी एक नेचर पोएट है, और ये क्रॉसिंग द ब्रुकलिन फेरी जो है, ये एक अच्छा पोइट्री है, ये आपको पढ़ने को मिलेगी और नेचर पोइट्री है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में वहीं अमेरिकन जो पोएट है जिसको हम अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोएट बोलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इसकी बहुत सारी पोएम्स हैं
जो फुल ऑफ मैसेजेस हैं, जो बहुत सारी फिलोसफिकल स्टेटमेंट से भरी हुई हैं। तो उसी में से एक जो है आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है ये आएगी पोएम। ये भी एक नेचर पोइट है, ठीक है। तो इसका भी पोइट्री में यही है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो लाइफ फिलोसफी से जुड़ी हुई हमको बताता है। तो ये भी एक शानदार मैटर है। इसके बाद में हम बात करते हैं मॉडर्न पोइट्री में हमारे कुछ पोइट्स और आते हैं, जिसमें एमिली डिकिंसन जो है, एमिली डिकिंसन की पोइट्री लगी हुई है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ आई हैड ए फ्लाई बस। ये एमिली डिकिंसन जो है ये एक मॉडर्न एज की पोइट है, जिसका मैटर दिया हुआ ये अब तो हमारे पास में नहीं लगता, लेकिन ये BA के अंदर ये मैटर पढ़ने को मिला था कभी, तो वहाँ से आ गया ये। अब उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 16 नंबर पोएम की। बड़ी ही सिंपल, और मैंने भी शुरुआत में बोल दिया था कि कुछ मैटर हमारा 12th क्लास से उठाया गया है। और ये 16 नंबर जो पोएम है, ये जो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। मेरे को अच्छी तरह से याद है जब हम लोग 12th क्लास के आसपास पढ़ते थे या हम पढ़ाते थे, उस समय जो है ये पोएम जो है हमारी रैपिड रीडर या कोर्स रीडर नाम की बुक थी, उसमें ये कोर्स रीडर के अंदर जो है ये पोइट्री जो है बढ़िया तरीके से हमें याद आती है। इसमें एक किसान का जिक्र है, टॉयल नाम से वर्ड जो उसको पूछा गया, टॉयल का अर्थ क्या होता है। तो ये बहुत शानदार पोएम है, ये बड़ी छोटी पोएम है और आराम से ये हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद में हम बात करते हैं 17 नंबर में, हमें इंडियन लिटरेचर की बात में। यहाँ पर देखो 16 नंबर टॉपिक से हम लोग इंडियन लिटरेचर जो इंग्लिश में है उसके अंदर आ गए हैं। और ये अरविंदो घोष का जो है एक और हमारे पास में पोएम लगा हुआ है, जिसका नाम है द पिलग्रिम ऑफ नाइट। आपको पता होगा कि अरविंदो घोष जो हैं बड़े ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, और मोस्टली उनकी पोइट्री में आपको स्पिरिचुअलिज्म जो है या स्पिरिचुअलिटी जो है वो बड़े क्लियरली आपको दिखाई देगी। तो ये उस बात को जो है विद द हेल्प ऑफ पोएम जो है ये इस बात को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम में। काफ़ी अच्छी पोएम है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये भी एक बड़ा शानदार सा टॉपिक, जल्दी हो जाएगा सिलेबस जल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं कितना लंबा कर दिया। लंबा होने से हार्ड नहीं है, लंबा है तो हार्ड नहीं है, क्योंकि लंबा सिलेबस होने के बाद में टॉपिक जो है वो इजी रखे गए हैं, और लेकिन पोएम्स बढ़ा दी गई हैं। चलते हैं अगली उस पर। तो अब आगे हमारे 18 नंबर हमारी पोएम पर नज़ीम इज़किल जो है, नज़ीम इज़किल की याद कीजिए, पिछली बार हमारे पास में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नाम से पोएम जो है वो लगी थी, आपको ध्यान तो होगा ही। और ये लिखा हुआ है देखो, उसी की अगली पोएम जो है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TH, ये जो है उनकी अगली पोएम जो है। तो नज़ीम इज़किल जो है वो नॉर्मली रूरल जो ग्रामीण परिवेश है, जो रूरल बैकग्राउंड है, उनसे जुड़ी घटनाओं को अक्सर अपनी पोइट्री में ये लोग स्थान देते हैं। तो ऐसा कुछ इस पोइट्री में दिया गया, कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं इसके अंदर, सिंपल पोएम है। तोड़ुदत्त जो है वो भी इंडियन राइटर है, और इसकी जो लक्ष्मण पोएम है, ये जो वही लक्ष्मण है जो हमारे इंडियन माइथोलॉजी के अंदर होते हैं, तो उनसे जुड़ी पोएम है। ये भी अच्छी पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, छोटी पोएम है, बहुत बड़ी पोएम नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, आराम से क्लियर हो जाएगी। अब आती है बात 20 नंबर टॉपिक की, जिसका नाम है विक्रम सेठ की द टेल ऑफ मेलन सिटी। मैं आपको अभी बता दूं, अभी एट प्रेजेंट, अभी मैंने कुछ देर पहले बात बोली है कि 12वीं क्लास से कुछ टॉपिक उठाए गए। मैं अभी बता रहा हूं आपको, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है या 11th क्लास की जो बुक है, उसकी एक बुक है, उसके और बिल या दूसरी बुक जो है हमारी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका लास्ट जो लेसन है 7 नंबर लेसन जो है 11th क्लास का, 11th क्लास जो है राजस्थान बोर्ड का RBSC का जो क्लास 11th क्लास है, उसका लास्ट मेरे ख्याल से ये लेसन है, और वो यही है अभी, टेल ऑफ द मेलन सिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही ह्यूमरस पोइट है, और जिसके अंदर ये बताया गया है कि यदि शासक अगर मूर्ख है तो जनता को किस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो ये वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में एक जो ये 21 नंबर पोएम है, ये हम सबके लिए ही नई है, मैं इसमें आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। सैयद अमानुद्दीन नाम से कोई पोइट है जिनका जो डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, और ये शायद इंडो एंग्लिकन पोइट्री के लिए ही उठाया गया है। 12वीं क्लास के लिटरेचर में टॉपिक है, एक 12वीं क्लास के लिटरेचर में टॉपिक है इंडो एंग्लिकन लिटरेचर, तो वहाँ से उस जो जनरा से जो है वो कुछ उठा है, और ये आपके सामने पोइट्री के रूप में आपके सामने इसमें दे दिया गया है। तो ऐसे एक दो टॉपिक मैंने शुरू में ही बोला था कि ये आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन ये अजीब नहीं है, अच्छे हैं,
ठीक है, कुछ तो टॉपिक जो है वो टिपिकल होते ही हैं, उसके लिए हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी भी पोइट्री आपके सामने है, ये बिल्कुल ग्रेस्पिंग है, ये बिल्कुल जो है कम्प्रीहेंसिव और आराम से ये कवर हो सकती है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे प्रोज़ पर। प्रोज़ जो हमारे पास में है, बड़ी ही शानदार बात आपको बता रहा हूँ, प्रोज़ भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दिया गया है। प्रोज़ में बहुत शानदार इसमें एसेज आपके सामने आए हैं। हमारे पास पिछली बार जो है 2 ऐसे थे, बेकन का ऑफ स्टडी था, चार्ल्स लैम्ब का चिमनी स्वीपर था। हमको बेकन की एक पूरी ऐसे ऑफ इलियास नाम से बुक है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, उसी से दूसरा ऐसे उठा दिया गया है ऑफ ट्रुथ के बारे में। ठीक है, तो ये अब आपको इसमें ट्रुथ से जुड़ी बातें बताई जाएंगी, ट्रुथ के क्या सरफेस हैं, ट्रुथ के बारे में लोगों के विचार क्या हैं, और ट्रुथ जो है वो किस प्रकार से छुपाया या बताया जाता है। सिंपल सा ऐसे है, कोई विशेष बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बीए सेकेंड तो नहीं बोलूँगा, ये एमए के अंदर कभी ये बुक लगती थी फाइनल ईयर में, तो वो उसमें आ गया ये। दूसरा जो है ये रिचर्ड स्टील, ये बहुत ही शानदार जो है, इसने स्पेक्टेटर, कलर और टैटलर कभी किसी ज़माने में छपते थे, जो ये वीकली और हम बोल सकते हैं जिसको अपने बोलते हैं पीरियडिकली, जिसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में छपने वाले अखबार, और हम इसको मैगज़ीन टाइप का बोल सकते हैं। तो उस मैगज़ीन में उस समय जो है कंटेम्प्रेरी विशेष लोगों को जो है वो उनका नेचर, उनका कैरेक्टर छापा जाता था। तो स्पेक्टेटर क्लब जो है, या स्पेक्टेटर क्लब एक ऐसा मतलब कि ये पीरियडिकल है जिसमें कि कंटेम्प्रेरी टाइम के बहुत सारे अच्छे जो विशेष टाइप के जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको इसमें दिखाया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बीए फाइनल ईयर में लगने वाला ये हमारा जिसको कहते हैं हमारा ये ऐसे हुआ करता था। और बहुत इसमें 4 या 5 बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आएगा जो हमको आराम से याद हो जाएंगे। विलियम हनी कॉम्ब जो मुझे भी याद है, वो हमने पढ़ा है इसलिए मुझे याद है ये वाला। इसके बाद में 3 नंबर जो है चार्ल्स लैम्ब का, हमारे पास पिछली बार चिमनी स्वीपर था, इस बार हमारे पास में मॉडर्न गैलेंट्री है। ये भी एक जिसको बोलते हैं स्टारिकल ऐसे है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें विशेष परेशान होने वाली कोई विशेष बात मुझे इसमें दिखाई नहीं दी, सामान्य चीज़ें हैं। तो अगला जो है 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, कभी बीए सेकेंड ईयर में किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एक ऐसे लगा करता था, एमके गांधी का स्वराज नाम से। हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज आपको पता है गांधी जी की लिखी हुई बुक है, उसमें से ये व्हाट इज स्वराज को आपको एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दिया गया। अच्छा है, बहुत ही शानदार मैटर है, फिलोसफिकल है और बहुत ज़्यादा जो है जिसको बोलते हैं पैट्रियोटिक, और बहुत ज़्यादा डीप में समझने वाली चीज़ें हैं, हार्ड नहीं है, डीप है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में ये जो है हमारा बीए फाइनल ईयर का 5 नंबर जो है, बीए फाइनल ईयर का जो है वो टॉपिक है रॉबर्ट आर.एल. स्टीवेंसन जो है, उसका ऑन वॉकिंग टूर्स जो है, ये मॉडर्न एज का राइटर है और मॉडर्न एज का ऐसे है ये। तो ये भी क्या है कि बीए फाइनल ईयर में हम लोगों के लगता था, हम लोगों से खूब काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई हार्ड बात बिल्कुल भी नहीं है, आराम से ये टॉपिक जो है इजीली हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो एक और इसमें डाला गया है 6 नंबर जो है, जिसको हम देख रहे हैं टी.एस. इलियट जो है, टी.एस. इलियट जो है उसका एक टॉपिक डाला गया है, यही देखिए, ये भी एक ऐसे है और अच्छा ऐसे है, बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट्स। ठीक है, इसमें भी बहुत ही सामान्य बातें जो हैं टैलेंट्स के संबंध में बताई गई हैं। अच्छा ऐसे है, आराम से 2 या 3 दिन में बढ़िया तरीके से इसको हम लोग ग्रैस्प कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्रीहेंड कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात इसमें भी है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉवेल्स की। नॉवेल्स में हमारे पास में इस बार जो है नॉवेल्स जो है हमारे पास पिछली बार से अलग हैं, और चार्ल्स डिकिंसन जो है ये वर्ल्ड का बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है, बहुत शानदार शानदार इसके नॉवेल्स हैं, जिसमें जो है जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो है उससे जुड़ी मैटर जो है वो दिया गया है इसके अंदर। तो ये जो है डेविड कॉपरफील्ड, ये भी क्या है कि चार्ल्स डिकिंसन से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं कि चार्ल्स डिकिंसन जो है बचपन में बहुत सारा जो है वो सोशल एक्सप्लॉयटेशन झेला था, तो उस कंसर्न में उसके जितने भी जो नॉवेल्स हैं उसमें
आपको ये चीज़ जो है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में दिखाई देगा। और मोस्ट ऑफ दी नॉवल जो हैं रिटन बाय चार्ल्स डिकिंसन आर सब्जेक्टिव, ये सभी सब्जेक्टिव नॉवेल्स हैं। सब्जेक्टिव नॉवल का मतलब होता है इसमें जिस पात्र को एक्सप्लॉयट होता हुआ दिखाया गया है वो खुद चार्ल्स डिकिंस साहब ही होते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत सारा सामाजिक शोषण जो है वो झेला है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है और बहुत बढ़िया नॉवल है। इसमें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक दो लेडी हैं जो एक बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, ऐसा कुछ मुझे इसमें ध्यान आ रहा है। बहुत अच्छा है ये, इसमें इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। शशि देशपांडे जो है ये बिल्कुल ही नया इंडियन लिटरेचर से उठाया गया है, तो ये एक आपका नया टॉपिक रहेगा जिसमें कि दैट लॉन्ग साइलेंस नाम से ये जो इसका नॉवल जो है ये हमको पढ़ने को मिलेगा। और आई होप कि शशि देशपांडे जो है उसकी पोइट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो जेनरा है वो मॉडर्न कंडीशंस को लेकर जो है लिखा गया मैटर ज़्यादा है, तो हमको ये पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट आता है ड्रामा। ड्रामा में हमारे पास में ये जो विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट था, ये तो पुराना ही है, पिछली बार भी था सिलेबस में और इस बार भी है, तो इसमें कुछ नया बदला नहीं है। एक जो है हमारे पास में गिरीश कर्नाड साहब जो हैं, गिरीश कर्नाड जो है वो हम बोल सकते हैं किसी ज़माने में बॉलीवुड में जी हाँ, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड आदमी यदि कोई था तो ये गिरीश कर्नाड साहब थे। कर्नाटक साइड से बिलोंग करते हैं, PhD होल्डर है और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में ये रोल निभा चुके हैं। टाइगर जिंदा है, जो टाइगर जिंदा है नाम की जो पोएम है, लास्ट टाइम ये उसमें फिल्म में दिखाई दिए थे, जिसमें सलमान खान के जो बॉस थे टाइगर के, मिस्टर शिनोय, आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ एक पाइप लगी थी नाक के ऊपर, दैट पर्सन वॉज गिरीश कर्नाड। वो आदमी गिरीश कर्नाड था और बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति है। उन्हीं का जो है तुगलक नाम का जो है ये एक जो हमारा प्ले है ये लगाया गया, और ये साउथ इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है। उनसे काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में आपको ये चीज़ें उनकी दिखाई देंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है नो डाउट, और ये पढ़ने में हमको बहुत मज़ा आएगा। तो ये हमारा हो गया ड्रामा सेक्शन। इसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो है इसमें दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे पिछले सिलेबस में लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स होते थी, दो चीज़ें थी, लिटरेरी टर्म्स अलग थी और लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच अलग थी। इन्होंने क्या किया है, दोनों को इस बार मिक्स कर दिया है, और ये जो है जो आपको दिखाई दे रहा है सारा, ये फिगर प्लस में लिटरेरी फिगर्स प्लस में लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो एकदम इकट्ठी होकर आ रही हैं। इसमें कुछ चीज़ें काट दी गई हैं, जो साइनाडोके वगैरह थे, ऑक्सीमोरन वगैरह, वो इसमें मेरे ख्याल से अब शायद इसमें इसमें बिल्कुल नहीं है, वो हटा दिए गए हैं। तो मेन जो है वो इसमें जोड़ दिए गए हैं, जो मुख्य हैं, जो सामान्य पोइट्री में यूज होते हैं, वो सब इसके अंदर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास में ये एरिया जो है वो न्यू है। ये एरिया ग्रेड सेकंड से उठाया गया है। ग्रेड सेकंड में ये जो है ये हमारे, वैसे भी जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में 6 से 7 एजेस हैं लिटरेचर की, हिस्ट्री की। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 7-8 एजेस हैं। तो वो हमारी जॉफरी चौसर से लेकर के हम बोलते हैं, जिसको अपने स्टार्टिंग से एलिजाबेथ के स्टार्टिंग से लेकर के रेनेसां के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो चौसरियन एज से लेकर के और पोस्ट मॉडर्न तक आती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 15 to 16 सेंचुरी वाला आ गया, ये 16 सेंचुरी वाला आ गया, ये 17 वाला आ गया, ये 17-18 वाला आ गया, ये 18 वाला आ गया, ये हमारा 19 वाला आ गया, और ये 19 के बाद वाला आ गया। ये सारी एजेस जो हैं, मतलब कि 15 सेंचुरी से लेकर के और हमारी 19 सेंचुरी तक का एज जो है, इसके एज मेज के अंदर जो है जो जितना भी हमारा जो ये पोइट वगैरह हुआ है वो सारा जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 15-16 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी तक का मैटर जो है वो ये ग्रेड सेकंड का टॉपिक है, और ये एक बड़ा ही सामान्य और अच्छा टॉपिक है। इसको हम आराम से कवर कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में यही अगला टॉपिक जो हमारे पास, मतलब ये भी ग्रेड सेकंड से न्यू टॉपिक है दोस्तों, न्यू टॉपिक है और ग्रेड सेकंड का टॉपिक है। ग्रेड सेकंड में इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये जितनी भी एज है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम का सेम उठा के ग्रेड सेकंड से ये मैटर उठा के जो है यहाँ फर्स्ट ग्रेड में प्लेस किया गया है। ये ऊपर जो है वो एजेस हैं
जो मैंने आपको बता दी 15 से लेकर के 19 तक की एजेस हैं, और उन्हीं एजेस के बीच में जो स्पेशल जो मूवमेंट चले हैं लिटरेचर को लेकर के, वो आपको अगले टॉपिक में दे दिए गए हैं। देखो लिखा हुआ है मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स में ये रोमांटिसिज्म जो रोमांटिक काल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जी। गॉथिक जो है ये हमारा एस्ट्रिक कॉलेज वाला एरिया जो है, जिसमें डरावना जो हमारा जो जिसको बोलते हैं हॉरर वाला जो लिटरेचर है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद में प्री रेफलाइट वाले आ गए इसके अंदर, और रियलिज्म आ गया, ये मॉडर्न एज की है। एग्जिस्टेंशलिज्म आ गया, ये मॉडर्न एज का है, ठीक है। तो ये 19वीं सेंचुरी के आसपास का वो हमारे पास में ये मैटर है। तो ये बता रहा है कि पोइट्री में इन चीज़ों को फॉलो किया गया है जब पोएम को लिखा गया है। तो जैसे जैसे पोइट्री में एजेस बड़ी हैं, आगे बढ़ी हैं, वैसे वैसे पोइट्री में जो सोचने की जो तरीका है सोचने का वो अलग होता गया है। शुरू में क्या है कि बहुत ज़्यादा काल्पनिक था सब, बाद में क्या है कि यहाँ तक आता था ये रियल हो गया, और रियल होते यहाँ पर क्या है रियलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो इसमें आ गया है। उसके बाद में बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज। इसमें जो है हमको ये पता है कि 2-3 जो टॉपिक हैं वो ऑलरेडी हमारे पास में थे, जो हमारा कोड स्विचिंग था और कोड मिक्सिंग था, क्रियोल था और पिजिन था। उसके अलावा दोस्तों 2 नए टॉपिक जो हैं ये न्यू टॉपिक जोड़े गए हैं। डायलेक्ट जो है, डायलेक्ट जो है वो आपको जिसको अपने बोलते हैं बोली, डायलेक्ट जो है हिंदी में बोला जाता है बोली, भाषा नहीं है बोली। तो बोली जो है जिसकी अपनी खुद की जो है वो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, उनसे जुड़ा मामला इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 नए टॉपिक हो गए। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे पास में जो पेडागोजी और टीचिंग मटेरियल है, इसमें देखते हैं दोस्तों इसमें क्या नया चीज़ आया है। तो इसमें नया चीज़ आई है, सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला टॉपिक जो है लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यूज ऑफ वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को भाषा में संप्रेषण के लिए दिए जाने वाले टेक्निक जो हैं वो नए जोड़े गए हैं। इसको हमने इंटरेस्टिंग है, सामान्य है, कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में टीचिंग मॉडल्स जो है ये थोड़ा न्यू है टॉपिक में, वैसे तो वो उसको भी न्यू मानेंगे हम लोग। और पर्सनल डेवलपमेंट ये न्यू टॉपिक है। और इसके बाद में ये जो है TLM जो है ये वैसे तो बहुत ही बेस टॉपिक है, छोटी जो हमारे पास में रीट वगैरह जो इसका टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा विशेष बात हमारे पास नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग हमारे पास में ओल्ड टॉपिक है, पहले भी चल रहा था, अभी भी ये इसके बाद में आ रहा है। और इसके बाद में लास्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ICT, पहले भी था अभी भी है ये। उसके बाद में हमारे पास में आता है ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम। ये जो ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम है दोस्तों, ये जो मैटर है ये मॉडर्न टीचिंग को, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को देख करके डाला गया है कि जहाँ पर कोरोना टाइम में हमने क्या है कि बहुत सारी जो है ई लर्निंग की थी और बहुत सारी हमने वर्चुअल क्लासेस लगाई थी, तो उसी से जुड़ा हुआ मैटर जो है ये यहाँ पर आया हुआ है। और लास्ट में दिया गया अपने को टेक्नोलॉजी जो है, ये पुराना ही है कि ये जो टॉपिक है कि टीचिंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स हैं वो इसमें यूज होती हैं, तो ये हम इसको नया नहीं मानेंगे, ये ओल्ड टॉपिक में ही काउंट करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों हो गया ग्रेड फर्स्ट का जो इंग्लिश का सेकंड पेपर है उसका सिलेबस। तो मैं कुल मिलाकर के ये आपको बताना चाहूँगा कि 2-3 जो नए टॉपिक हैं उनको छोड़ करके मेरा कंक्लूज़न ये बोलता है कि पोएट्री सेक्शन लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन पोएट्री सेक्शन जो है वो है आसान, इसमें कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं है। ये बहुत छोटा है और ग्रेस्पिंग है, और हम लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ में इसको आराम से कर लेंगे, इसमें मुझे कोई विशेष बात दिखाई देती नहीं है। फिर प्रोज सेक्शन जो है इसमें भी जो भी टॉपिक नए जोड़े गए हैं सारे के सारे जो हैं बड़े कॉमन टॉपिक हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, पढ़ने वाले हैं और आराम से याद हो जाने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नॉवल जो है, नॉवल में डेविड कॉपरफील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे हमारे पास कैस्टर ब्रिज था, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज था चैप्टर वाइज, ये भी टॉपिक जो है वो हमारा एपिसोड वाइज है, लेसन वाइज है, तो ये भी कभी अच्छा और एक बच्चे की कहानी है, ठीक है। इसके बाद में गिरीश कर्नाड का तुगलक जो है ये हम लोग पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है गिरीश कर्नाड जो है किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में डाला गया है, और ये इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। फिर हम बात करते हैं पीजी के अंदर, पीजी सिलेबस जो लेवल है उसमें ये चीज़ें जो है सोनेट एलिट्रेशन ये हम बेस में पहले पढ़ते आए हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ,
अब जो मेन बात आती है कि हमें जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ना होगा। हालांकि ये बहुत ही बेसिक है, सामान्य लेवल का मैटर है, कोई ज़्यादा डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा है, हमें मालूम पड़ेगा कि इस तरह पोइट्री जो है वो अपने रियल रूप में डेवलप होकर आई है। तो कुल मिलाकर जो है ले देकर सिलेबस लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन सिलेबस हमारे कब्जे में है, सिलेबस हमारे हाथ में है, सिलेबस हमारे कैप्चरिंग में है, मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जो है आप इस क्लास को ज्वाइन करें ताकि हम लोग इस सिलेबस को बेसिक ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट कर सकें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये सेक्शन जो है, पोइट्रिक सेक्शन जो है और ऐसे सेक्शन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। और ये डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोग प्रयास करेंगे उसके रिज़ल्ट जो है, जैसे पिछले एग्ज़ाम में भी पॉजिटिव ही आए थे, और मैं डेड श्योर हूँ इस बात के लिए कि आने वाला जो एग्ज़ाम है जो 307 इंग्लिश की पोस्टों के लिए लिया जाएगा और वो बहुत ही हमारे फेवर में रहेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ में और बहुत सारी आशाओं के साथ में और सभी नए स्टूडेंट को शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको बधाई देता हूँ इस नए सिलेबस की। और आपसे आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी आप जो है बैच को ज्वाइन कर इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली पहली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।